Hello everyone, welcome to next part of solution of HPSC PGT Mathematics 2024 पेपर सॉल्यूशन सीरीज। तो इस लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ये वाली स्टेटमेंट है, जो प्रोबेबिलिटी है वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर दे रखा है। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज़ गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दी गई है। चांसेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ए बी एंड सी आर 1/3, 1/4 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व। ये बोला है कि जो 3 स्टूडेंट हैं, कोई भी ए बी और सी, उनको कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दी गई है, तो ए के उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के चांस 1/3 है, बी के सोल्व करने के चांस 1/4 है और सी के करने के 1/5 है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने सॉल्यूशन करना है। देखो मैंने इसको किया है, तो अभी ये वाला हमने कंसीडर कर लिया। लेट पी ए, पी बी एंड पी सी डिनोट्स द probabilities that students A, B and C solve the problem respectively। कि P A प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट A प्रॉब्लम को सोल्व करता है, P B है कि स्टूडेंट B सोल्व करता है और P C है कि प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट C प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो हमें गिवन कंडीशंस के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग P A की वैल्यू 1/3 है, P B की वैल्यू 1/4 और P C की वैल्यू 1/5 है। तो देखो अब ये बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो अब देखो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो इसका मतलब उनमें से कम एक इंसान सोल्व कर दे उसको। ठीक है, तो सोल्व हो जाए तो उसका मतलब या तो ए करे या बी करे या सी करे, या ए और बी करें या बी और सी करें या ए और सी करें, या फिर तीनों सोल्व करें। ये सारे केसेज आ जाएंगे ना उसके अंदर, इसलिए कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखो या तो हम क्या करें, ये सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड कर दें कि एक सिर्फ एक इंसान सोल्व करे, वो वाले 3 केस मिल जाएंगे हमें। सिर्फ ए करे, बी करे या सी करे। दो लोग सोल्व करें तो ए और बी, बी और सी, सी और ए, और तीनों सोल्व करें तो ए बी और सी, तीनों के सोल्व करने की। ये सारे केसेज ऐड कर की प्रोबेबिलिटी निकाल कर हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या कर दें, देखो इसने एटलीस्ट एक इंसान उनमें से प्रॉब्लम को सोल्व करे, वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 जो टोटल वैल्यू होती है, तो 1 में से हम क्या कर दें, माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी कि कोई भी एक इंसान उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए। तो हमें मिल जाएगी कि 1 में से अगर हमने रिमूव कर दिया कि नो वन सोल्व्स द प्रॉब्लम, दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगी कि कम से कम एक तो सोल्व करेगा ही करेगा। ठीक है, और हमने ये वाली टाइप के अपनी जो एलिमेंट का मैथ्स होता था 12th क्लास में, उसमें भी बहुत कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो दैट मीन्स 1 माइनस पी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट। इसका मतलब है कि ए नोट यानी ए भी सोल्व ना करे, बी नोट बी भी सोल्व ना करे, इंटरसेक्शन सी नोट यानी सी भी सोल्व ना करे। तीनों का इंटरसेक्शन ले रखा है, मतलब कोई भी सोल्व ना कर पाए। ठीक है, नो वन सोल्व द प्रॉब्लम, तो एक में से क्या घटा रखा है कि कोई भी सोल्व ना कर पाए प्रॉब्लम को। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी कि कम से कम एक सोल्व कर पाए। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ रखी थी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर ना जो कोई भी 2 इवेंट ना इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है ना, वो किसके बराबर आ जाती है, पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाती है। ऐसे ही 3 इवेंट्स के लिए भी ट्रू है कि अगर पी ए, हमें पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होते हैं ना एक दूसरे से, मतलब एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर कोई असर नहीं है, तो उनकी इंटू में पी सी आ जाएगा यहाँ पर। तो उनकी जो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि ए प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, बी सोल्व करेगा, सी सोल्व करेगा, तो ये तो तीनों अलग अलग इंसान हैं, तीनों की अलग अलग मेंटल लेवल हो सकते हैं। तो अब किसी भी एक इंसान के
सोल्व करने का, दूसरे के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो तीनों जो केसेज है ना, वो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो जो पी ए ये लिखा है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए नोट इंटू पी बी नोट इंटू पी सी नोट। ये वाली ही चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो अब जो पी ए नोट है, तो हमें इन तीनों की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो पी ऑफ ए नोट, पी ऑफ ए नोट का मतलब क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 के इक्वल आ गया। ऐसे ही पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ बी की वैल्यू 1/4 थी, तो यहाँ से पी ऑफ बी नोट की वैल्यू 3/4 आ गई। ऐसे ही पी ऑफ सी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। अब देखो हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है ना, तो 1 में पुट करना है, दैट मीन्स 1 माइनस पी ए नोट इंटू पी बी नोट इंटू पी सी नोट। देखो कितनी कितनी वैल्यू आई थी, यहाँ से आई थी 2/3, यहाँ से आई थी 3/4 और यहाँ से आई थी 4/5। 2/3 3/4 4/5 तीनों वैल्यूज़ की प्रोडक्ट करके 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू कितनी है 2/5। तो 1 माइनस 2/5 यानी 3/5। ठीक है, तो आंसर आ गया 3/5। तो कम से कम एक स्टूडेंट सोल्व करेगा प्रॉब्लम को, वो प्रोबेबिलिटी 3/5 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो करते हैं। आगे वाला 15th क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ 15th वाला देखो अभी जो सोल्व किया। तो ये वाला कि ए बी और सी को प्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं, तो हमें इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वाला। तो अब देखो जो को प्लेनर वेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कोप्लेनर यानी कि जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हमें ये रिजल्ट पता है, अपनी 12th क्लास में ही आता था कि जो वेक्टर वाला जो चैप्टर था एलिमेंट के मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 12 मिलेगा। तो जो कोई भी 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाती है। ठीक है, सिंस ए बी सी आर गिवन कोप्लेनर दैट मीन्स देयर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको इसी को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं ए बी सी। ये वेक्टर में फर्स्ट रो में आएगा ए जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आएंगे, सेकंड जो रो होती है उसके अंदर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे, और थर्ड जो रो होती है उसके अंदर सी के कंपोनेंट आएंगे, और उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये वाली वैल्यू आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो अगर ये वेक्टर्स है ना कोप्लेनर है, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अब जो हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, हम ये क्लेम करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट इस वैल्यू के इक्वल आता है, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर निकलेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस वाली टर्म के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमें पता है। तो हमें पहले ये चीज़ प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है। जहाँ पर जो ए वेक्टर है उसको हमने लिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी को लिया b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी को लिया c1i प्लस c2j प्लस c3 के। ठीक है, और जो ए बी सी उसको ऐसे लिखते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी और सी की, वो ऐसे लिखा जाता है कि पहली रो में देखो ए के कंपोनेंट्स लिख दिए, दूसरी रो में बी के कंपोनेंट्स लिख दिए ये सारे, और तीसरी में सी के कंपोनेंट्स लिख दिए ये सारे। ठीक है, तो अब जब क्या करेंगे, हमने लिया है ना कि ये वाली चीज़ है, राइट साइड में क्या आनी चाहिए, ए बी सी के साथ ही प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले, ये वाली चीज़ ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसकी खुद के साथ प्रोडक्ट करा दी। अब जो इसकी जो ए बी सी की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आपस में मल्टीप्लाई करा दी। अब देखो ये वाला तो यूँ का यूँ लिख दिया। अब जो ये वाला है सेकंड वाला जो डिटर्मिनेंट, इसको मान सकते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स ए थी उसका डिटर्मिनेंट है। इसको हमने क्या कर सकते हैं, इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिख दिया। यहाँ पर देखो a1 a2 a3 फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। ये जो b1 b2 b3 सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। c1 c2 c3 थर्ड रो थी, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए और ए का डिटर्मिनेंट बराबर, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। तो अगर हम ये कोई ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और ये कुछ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा, तो ये बराबर ही होते हैं, तो हम इसको इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट के साथ, क्योंकि ये वाला रिजल्ट भी हमने करा है ना, जो लीनियर अलजेब्रा वाली जो सीरीज है उसमें भी हमने देखा कि ए इंटू बी अगर दोनों सेम ऑर्डर की है तो ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाता है, और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं अगर, तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम, ये अलग अलग वाला डिटर्मिनेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा करके प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट जो है उसको हम ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, A1² प्लस A2² प्लस A3², ये हो गया। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ये आ गया। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, A1 इंटू C1 प्लस A2 इंटू C2 प्लस A3 इंटू C3। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी B1 इंटू A1 प्लस B2 इंटू A2 प्लस B3 इंटू A3, ये आ गया। अब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो B1² प्लस B2² प्लस B3², ये बन गया। ऐसे इसकी थर्ड कॉलम के साथ, ऐसे ही थर्ड वाले रो की तीनों कॉलम्स के साथ, तो हमें ये मिल गया। अब देखो ये जो हमने लिखा है ना, A1² प्लस A2² प्लस A3², ये क्या है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, और वो किसके इक्वल आता है, वेक्टर ए इंटू ए के इक्वल आता है। जब हमने ए को लिया था ना, A1 A2 A3, तो ए को जब हमने A1 आई प्लस A2 J प्लस A3 के लिया है, तो जब हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई डॉट I1 होगा, J डॉट J1 होगा, K डॉट K1 होगा, तो हमें यही मिलेगा ना, A1 इंटू A1 प्लस A2 इंटू A2 प्लस A3 इंटू A3, यहाँ से यही वाली चीज़ मिलेगी। तो ये A डॉट A की वैल्यू है, ये देखो ये A डॉट B की वैल्यू है। ठीक है, ये A डॉट C की वैल्यू है, क्योंकि देखो जैसे A डॉट B है, A डॉट B क्या बनेगा, A डॉट B में जो ये A1I प्लस A2J प्लस A3K, ठीक है, और B में क्या आया है, B1I प्लस B2J प्लस B3K। ठीक है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ से आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगी ना, तो ये आएगा A1 B1, आई और आई की जे के और के साथ तो 0 हो जाएगी। ऐसे जब जे की जे के साथ होगी तो यहाँ से मिलेगा A2 B2 प्लस के साथ होगी तो आएगा A3 B3, यही वाली चीज़, इसको हम A डॉट B लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही वाली चीज़ थी, यहाँ पर ये वाली चीज़ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। इसको हम लिख सकते हैं A डॉट C। ठीक है, ये क्या हो गया, B डॉट A, ये C डॉट A हो गया, ये वाला B डॉट B हो गया, ये B डॉट C हो गया, ये C डॉट B और ये C डॉट C हो गया। ठीक है, और ये वाली क्या थी, वही राइट वाली वैल्यू, हम राइट साइड लेकर चले थे ना, लेफ्ट साइड के इक्वल जो हमने क्लेम किया था, ये वही वाली वैल्यू है जो हमें गिवन डिटरमिनेंट की जो निकालनी थी। दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूव कर दी, इसके इक्वल प्रूव कर दी, ए बी सी के साथ, खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव कर दी। दैट मीन्स हमें जो वो वाली वैल्यू निकालनी थी ना, ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू इसी के इक्वल है, गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। अब जब हमें वेक्टर्स को प्लेनर दे रखे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 0 है, जो हमने इक्वेशन 1 में स्टार्टिंग में लिखा था, तो 0 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 0। तो हमें जो ये वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू पूछी थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ये लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, m के ऊपर क्या कंडीशन आएगी, क्या वैल्यू मिलेगी इस वाले m की कि ये लाइंस है ना वो कोप्लेनर हो जाए। ठीक है, m कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इन दोनों लाइंस के कोप्लेनर होने के लिए m के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी हैं, जैसे ये वाली है, पहली लाइन ये दे रखी है, ये दूसरी लाइन दे रखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं दोनों ही हमें। ठीक है, पहले हमें क्या करना होगा, इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, तो लास्ट में जो फॉर्मूला लिखेंगे ना उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि क्यों वेक्टर फॉर्म में चेंज किया है।
तो जब वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने में क्या होता है, जैसे यहाँ पर होता है ना एक्स माइनस एक्स नोट, वाई माइनस वाई नोट और जेड माइनस जेड नोट, और नीचे ए बी सी या फिर अल्फ़ा बीटा गामा करके लिख देते हैं। नीचे जो यहाँ पर लिखे होते हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ए बी सी। और यहाँ पर जो एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स नोट, वाई माइनस वाई नोट, जेड माइनस जेड नोट होते हैं, उनमें से एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है। तो इस वाली इक्वेशन 1 का पासिंग पॉइंट कितना है, पी मान लिया कितना है, 1 2 और 3 पासिंग पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 4 1, ठीक है, ये वाले। अब देखो हम इस पी पॉइंट की हेल्प से क्या निकालते थे, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो A1 को हमने मान लिया पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का, तो इसको हम लिख सकते हैं I + 2j + 3k, ठीक है। यहाँ से I 2j और 3k, ठीक है। अब जो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो निकलती है, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, जो हमारी जो लाइन होती है वो जिस वेक्टर के पैरेलल होती है वहाँ से उसके कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं। तो इसीलिए जो ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, दैट मीन्स हमारी लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, जो हम बी वेक्टर लेते थे ना, वो वाला कौन सा है, 2i + 4j + k, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्योंकि दो लाइंस की बात है तो इसलिए A1 और B1 मान लिया। तो B1 कितना है, 2i + 4j + k, ठीक है। देखो ये वाला पासिंग पॉइंट है, इसकी हमने पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। और जो ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये क्या बताती हैं कि एक वेक्टर होता है जिसके पैरेलल हमारी जो लाइन है, जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, उसके जो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बताते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहाँ से हमने A1 और B1 की वैल्यू निकाली। तो जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो कैसी होती थी, R1 = A1 + लैम्डा × B1, लैम्डा कोई भी पैरामीटर है। तो यहाँ से आएगा A1 की वैल्यू पुट कर दी I + 2j + 3k, ये वाली A1 की वैल्यू, ठीक है, I + 2j + 3k + लैम्डा × B1 की वैल्यू पुट कर दी 2i + 4j + k, ठीक है। तो अब देखो, अब ये वाली हो गई फर्स्ट इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड वाली इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। सेकंड इक्वेशन ऐसे दे रखी है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन में लिखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं ना, x को लिख सकते हैं x - 0/1, इसको लिख सकते हैं y - 0/m, z - 0/1, ठीक है। ये वाली कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन गई। तो अब देखो इसके पासिंग पॉइंट कौन से हैं, x1 y1 और z1 कौन से, 0 0 0, क्यों 0 0 0 इसका पासिंग पॉइंट है, दैट मीन्स ओरिजिन। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज कौन से, 1 m और 1, ठीक है, 1 m और 1 डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसका मतलब जो q का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी इसको A2 से डिनोट कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, 0i + 0j + 0k। और जो वो वेक्टर होगा B2 वाला जिसकी हमारी गिवन लाइन पैरेलल है, वो कौन सा होगा, I + mj + k, ठीक है, A2 और B2। तो इसका मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, A2 + म्यू × B2, जैसे वहाँ पर लैम्डा लिया था यहाँ पर म्यू ले लिया कोई भी पैरामीटर। तो R2 = A2 + म्यू × B2। A2 की वैल्यू तो 0 है, ओवरऑल सारे कंपोनेंट 0 है, तो प्लस म्यू × B2 की वैल्यू कितनी है, I + mj + k के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब ये इक्वेशन 4 होगी। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमें क्या मिल गई, 3 में हमें 1 की वेक्टर इक्वेशन मिल गई और 4 में हमें इक्वेशन जो सेकंड लाइन थी उसकी वेक्टर इक्वेशन मिल गई, क्योंकि वेक्टर इक्वेशंस ही काम आएंगी कोप्लेनर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अब कोई भी जो दो गिवन लाइंस होती है ना, R1 = A1 + लैम्डा B1, R2 = A2 + लैम्डा B2, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रखी हैं, ठीक है। तो ये कोप्लेनर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ये कोप्लेनर कब बोलते हैं हम इनको, या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन होती है कि उन दोनों में, जैसे इसमें B1 है ना, इसमें B2 है, तो B1 × B2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या होने चाहिए, A2 - A1। देखो जैसे इसमें ये यहाँ पर A2 है, और जो हमें पोजीशन वेक्टर से मिला था वेक्टर, ये वाला A2 - A1, A2 - A1 उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिए, B1 × B2 के साथ, डिवाइड उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो ये कोई वेक्टर बनेगा और ये भी कोई वेक्टर बनेगा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लेकर वो स्केलर बन जाएगी, वेक्टर और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो उसका मैग्नीट्यूड ले दिया, कुछ वैल्यू आएगी।
और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये भी कुछ स्केलर वैल्यू आएगी। और ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो होगी। जैसे मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इसी पॉइंट की इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो अब ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से जीरो होनी चाहिए, दैट मीन्स इस डिनोमिनेटर को उधर लेके जाएंगे तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू जीरो, न्यूमिनेटर जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स। और ये वाली चीज़ को ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड लाइन के लिए जो हमने a2 लिया है उसमें से जो फर्स्ट लाइन के लिए जो a1 है वो रिमूव किया, एक वेक्टर आया, इनटू डॉट है इसकी डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 के साथ। यानी इस वेक्टर को कोई c वेक्टर मान लो a2 माइनस a1 को, तो c डॉट b1 क्रॉस b2, ये क्या बन गया, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी, a2 माइनस a1, b1 और b2। ठीक है, ये जीरो होनी चाहिए क्योंकि हमने बोला है ना लाइंस के इंटरसेक्टिंग होने के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए। वहाँ से हमें ये वाली कंडीशन मिल गई कि a2 माइनस a1, b1 और b2 उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि हमारी गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे सेकंड वाली जो लाइन थी उसमें a2 पूरा ही जीरो था, तो सारे कंपोनेंट जीरो जीरो जीरो, तो a2 माइनस a1 के कितने थे, 1 2 और 3, तो a2 वालों में से a1 वाले रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मिलेगा b1 और b1 जो वेक्टर था ना 2 4 1, देखो b1 ये वाला वेक्टर था, इक्वेशन नंबर थर्ड में मिलेगा ये वाला 2 4 1, ये था ना a1 प्लस लैम्डा इंटू b1, तो ये b1 की वैल्यू 2 4 1, और b2 की वैल्यू आई थी 1m1। ठीक है, यहाँ से 1m1 लिख दिया। ठीक है, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जब इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व किया, इक्वेशन नंबर r1 से एक्सपेंड कर लिया, -1 इंटू इसको छोड़ा तो यहाँ से 4 माइनस m आ गया। फिर यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ से ये क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2, इसको छोड़ेंगे तो ये 2 माइनस के 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस के 3 है तो इसको छोड़ेंगे तो 2m माइनस के 4 आएगा। ठीक है, तो 2m माइनस के 4 लिख दिया। ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमने सोल्व करके निकाला तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो हमें m की ही वैल्यू बतानी थी कि m के ऊपर कंडीशन क्या होगी, ताकि ये लाइन्स है ये कोप्लेनर है। ठीक है, तो अब हमें ये वाली चीज़ ध्यान रखनी थी कि हमें सबसे पहले कोप्लेनरिटी के लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी तभी आएगा कि हम पहले उनको क्या करें, गिवन लाइंस को हम कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये वाली बात याद रखनी है, तभी हम अपना ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अभी जैसे हमारा एक कॉम्प्लेक्स वाला जो क्वेश्चन है वो रूट्स वाला क्वेश्चन नंबर 6 वो वाला रहता है। एक फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पार्ट है, वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से है, वो दोनों ही क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट के भी दोनों पार्ट और 6th वाला भी, वो दोनों क्वेश्चन, और 6th वाला फर्स्ट वाला, और उसके बाद बीच में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं। जैसे नंबर थ्योरी का एक क्वेश्चन है, 2 पार्ट है उसके, आई थिंक शायद क्वेश्चन नंबर 14 है। और एक रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है, लिमिट हमें दिखानी है 1/x स्क्वायर है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, उसको 0 दिखाना है, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो रहते हैं अभी 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम जो रहते हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करें, ताकि हमें सिर्फ आंसर नहीं देखने कि आंसर क्या थे और ऐसे कुछ, तो वो तो एग्ज़ाम में जब किया है तो उस तरीके से मतलब हो गए होंगे। हमें ये देखना है कि जो भी हमारा ये पेपर था इसमें
ये जो क्वेश्चंस आए थे हमने अपना मेथड किस तरीके से लगाया, हमने किस तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया और किस तरीके से सोल्व किया और लिखा किस तरीके से है पेपर में। और ताकि जो और आगे भी जब पेपर होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमें किस तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है और कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज कैसे करना है। तो आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी इस वाली सीरीज़ से। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।